जय हिंद मित्रों। चलिए आज हम कुछ नया सीखते हैं। इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का सैलरी ब्रेकडाउन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सैलरी ब्रेकडाउन के लिए कौन कौन सा एलिमेंट काम करता है, उसमें कौन कौन सा चीज होता है जिसे सैलरी ब्रेकडाउन बनाया जा सकता है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये अब हम बनाते हैं। यही आपको बनेगा सैलरी ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वो होता है ग्रॉस पे। थोड़ा जूम करके देखते हैं। ग्रॉस पे ये वो चीज होता है जिस पर सैलरी डिपेंड करता है। मतलब ये जो मंथली पेमेंट आपको मिलता है बिना किसी डिडक्शन के, उसको कहते हैं ग्रॉस पे। अगर डिडक्शन होने के बाद मिलता है जो चीज, जो सैलरी आपको पेमेंट मिलता है, उसको कहते हैं नेट पे। तो ग्रॉस पे इसका पहला एलिमेंट है। अब दूसरा चीज होता है बेसिक पे। ग्रॉस पे क्या होता है, मंथली पेमेंट होता है बिना किसी डिडक्शन के। ये हो गया। दूसरा चीज होता है बेसिक पे। बेसिक पे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से बेसिक पे कम से कम बेसिक पे होना चाहिए 50% ऑफ ग्रॉस पे। ये गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कम 50% जो है बेसिक ग्रॉस पे का 50% ये बेसिक पे में डालते हैं। और इसके बाद दूसरा एलिमेंट, इसके बाद का जो एलिमेंट होता है वो होता है हाउस रेंट अलाउंस या HRA। इसका अमाउंट जो होता है 50% या फिर 40% होता है। 50% और 40%। अब ये देखने वाली बात है कि कहाँ 50% होता है, कहाँ 40% होता है। तो 50% मेट्रो सिटी में होता है। अगर एम्प्लॉय का रेजिडेंस मेट्रो सिटी में है तो इसको 50% HRA के रूप में दिखाया जाता है। 50% का मतलब बेसिक पे का 50%। और अगर नॉन मेट्रो में है तो उसको जो है 40% दिखाया जाता है। क्या 40%? उसका हाउस रेंट अलाउंस। बेसिक का 40% हाउस रेंट अलाउंस ये नॉन मेट्रो रेजिडेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। अब ये देख लेते हैं कि मेट्रो और नॉन मेट्रो ये क्या नया चीज है। मेट्रो का मतलब होता है कि अपने देश के, भारत के 4 जो बड़े महानगर हैं उनको मेट्रो सिटी में गिना जाता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता,
चेन्नई, ये होता है। और नॉन मेट्रो में इन 4 शहरों के अलावा और जो भी एरिया है सबको नॉन मेट्रो में गिना जाता है, मतलब अदर देन मेट्रो। तो ये हो गया HRA का हिसाब किताब। अब आता है इसके बाद प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, इसको पीएफ भी कहते हैं, ईपीएफ, पीएफ, पीएफ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल है पीएफ काटने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो रजिस्टर्ड होगा पीएफ डिपार्टमेंट में वही काटेगा। अब ये जान लेते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल है पीएफ डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। वो है जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में 20 एम्प्लॉय या उससे अधिक हैं तो उनको निश्चित तौर पर पीएफ में रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। गवर्नमेंट का यही रूल है। और वॉलंटरी तौर पर आप 1 एम्प्लॉय का भी करवा सकते हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1 एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉय है, 5 एम्प्लॉय है, 10 एम्प्लॉय है, तब भी आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर जहां 20 एम्प्लॉय या उससे ज्यादा है तो वहां निश्चित तौर पर आपको कराना ही कराना है। तो 20 एम्प्लॉय वहां कंपल्सरी है। अब ये होता है कि पीएफ किस एम्प्लॉय का काटें, किस एम्प्लॉय का ना काटें। इसके लिए क्या है तरीका कि अगर किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 15,000 या उसके नीचे है, अगर किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी बेसिक सैलरी 15,000 या उसके नीचे है तो निश्चित तौर पर उसको जो है उसका पीएफ कटना चाहिए। अगर ये बेसिक सैलरी 15,000 है तब जो है पीएफ कंपल्सरी है। उसका कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। और अगर ये 15,000 या उससे नीचे, बेसिक सैलरी 15,000 और तो पीएफ जरूर होना चाहिए। और जिसका बेसिक सैलरी 15,000 से ऊपर है तब पीएफ जो है वॉलंटरी है, यानी कि वो चाहे तो पीएफ कटवा सकता है, पीएफ कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता।
इस तरह से ये पीएफ होता है। अब आते हैं पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन रेट होता है वो क्या होता है। पीएफ का रेट क्या होता है। अब टोटल 24% होता है, जिसमें 12% एम्प्लाई का होता है और 12% एम्प्लॉयर का होता है। और ये 24%, 12% क्या है, ये बेसिक का जो सैलरी का बेसिक अमाउंट बेसिक पे है उसका 12%, ग्रॉस का नहीं, बेसिक का 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और 12% एम्प्लॉयर। अब जो एम्प्लॉयर का ये 12% होता है, इसमें टोटल 12% एम्प्लॉय का और 12% एम्प्लॉयर का होता है, जिसमें उस 12% में जो एम्प्लॉयर का पार्ट है 12%, उसमें 3.67% जो होता है ये जाता है पीएफ में, प्रोविडेंट फंड, और 8.33% ये जाता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में। पेंशन स्कीम में जाता है। अब चूंकि ये पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने लिमिटेड कर दिया है कि पर मंथ हर महीने ये 1250 रुपये तक ही लिमिटेड कर दिया है, इतना ही इसमें जाएगा पेंशन स्कीम में 8.33%, ये 15, तो ये 1250 रुपये ही फिक्स कर दिया है। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर ये 8.33%, 8.33% अगर ये पेंशन में जाता है और मैक्सिमम लिमिट 1250 रुपये है, तो निश्चित तौर पर बेसिक जो पे होगा ये 15,000 हो जाएगा। इसीलिए सभी कंपनियां कितना भी बेसिक प्लस डीए डालती हो, 60,000, 70,000, 80,000, लाख, 2, लेकिन बेसिक में ये जो 15,000 रुपया ही दिखाती हैं कंपनियां, इसका यही रीजन है कि ईएस जो पेंशन स्कीम है ईपीएस, उसमें लिमिटेड है कि 1250 रुपए ही जाएंगे, जिसके चलते अच्छा ये 1250 8.33% माना गया है, तो इसलिए जो है बेसिक सैलरी में 15% दिखाया जाता है। पे स्लिप में कुछ भी हो, लेकिन पीएफ डिपार्टमेंट में बेसिक सैलरी 15,000 रुपए ही दिखाया जाता है।
ये बेसिक पे जो है लिमिटेड हो गया है 15,000। एक और चीज, अगर एम्प्लॉय चाहे तो अपने सैलरी से और भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन कंपनी अपना 1250 रुपए ही पेंशन में डालती है। एम्प्लॉय चाहे तो 12 जितना चाहे उतना पेंशन में और पीएफ में डाल सकता है, लेकिन कंपनी की तरफ से उस 15,000 को ही बेसिक पे मान के कंट्रीब्यूट किया जाएगा। अब एक और चीज इसके बाद होता है पीएसआई। ये पीएफ तो हो गया। ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अब ईएसआई का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 10 एम्प्लॉय होने चाहिए। किसी किसी स्टेट में ये लिमिट 20 एम्प्लॉय के लिए भी है। तो कम से कम 10 एम्प्लॉय, या किसी किसी स्टेट में, किसी किसी राज्य में 20 एम्प्लॉय का भी लिमिट गवर्नमेंट के हिसाब से बताया गया है। अब क्या करते हैं कि अब ईएसआई सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है। अरे ये यहाँ लिख देते हैं 10 एम्प्लॉयज। अब इसका कंट्रीब्यूशन कैसे होता है? इसमें सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, उन्हीं एम्प्लॉय का ईएसआई जमा किया कराया जाता है जिनकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी 21,000 से 21,000 या उससे कम है। तो ये ईएसआई सिर्फ उन्हीं का जमा होगा जिसकी ग्रॉस सैलरी 21,000 या उससे कम हो। अब इसमें जो कंट्रीब्यूशन का रेट होता है वो टोटल होता है 4%। टोटल 4% होता है, जिसमें 0.75% जो है 0.75% ये होता है एम्प्लॉय का। और 3.25% जो है ये होता है एम्प्लॉय का। ये होता है एम्प्लॉय का। अब एक और एलिमेंट होता है सैलरी स्ट्रक्चर में, वो होता है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी होता है, ग्रेच्युटी जो होता है ये इसका बेनिफिट
किसी भी एम्प्लॉय को तभी मिलता है जब उस कंपनी में सर्विस 5 साल या उससे अधिक हो जाए। 4 साल 6 महीना और 1 दिन, ध्यान रखिए, 4 साल 6 महीने और 1 दिन, यानी 4.5 साल से 1 दिन भी अगर ज्यादा हो गया तो उसको 5 साल की लिमिट में गिना जाता है। उसका ये कंसीडर किया जाता है कि इसने 5 साल सर्विस दिया है इस कंपनी में। और ये तभी मिलता है ग्रेच्युटी जब आदमी छोड़ के उस कंपनी से रिजाइन करके जाता है, तब टोटल जोड़ के दिया जाता है। इसका इस तरह से फार्मूला होता है कि जो बेसिक पे होता है, जब सीटीसी में हम दिखाते हैं, जब सैलरी स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होता है। बेसिक पे इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, अभी ये मैं बताने वाला हूं 15 क्या है, और इसको डिवाइड कर देते हैं 26 से। अब देखिए 15 क्या है, 26 क्या है, ऐसा क्यों? बेसिक पे तो बेसिक पे ही हो गया। 15 का मतलब ये होता है 1 साल में 15 दिन की ही सैलरी मिलती है, बेसिक सैलरी। 1 साल में अगर 5 साल के बाद एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाता है तो उसकी जो बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी से एक और चीज ध्यान दीजिए कि जो लास्ट की बेसिक सैलरी होती है, जो लास्ट मंथ की बेसिक सैलरी होती है, उसका हर साल के हिसाब से उस बेसिक सैलरी का हर साल 15 दिन, यानी आधे, हर साल की आधे महीने की सैलरी उस बेसिक पे के हिसाब से मिलती है उसको। अब ये 26 क्या है, 26। ये 26 जो है 1 महीने में 4 दिन सैलरी का निकाल दिया गया है, तो 26 दिन ही कंसीडर किया जाता है। इसलिए इसका कैलकुलेशन इस तरह से होता है, बेसिक पे मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइड बाई 26, इस तरह से होता है। लेकिन जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, अच्छा हाँ, मैंने भी बताया था क्या कि अगर 4 साल 4 ईयर 6 मंथ और 1 डे अगर ये कंपनी में काम कर लिया है, उसके बाद छोड़ा है, तब इसको माना जाता है कि इसने 5 साल तक काम कर लिया है। ये 5 साल कंसीडर किया जाएगा, भले ही वो 4 साल 6 महीने 1 दिन काम किया हो, लेकिन अगर कंपनी छोड़ता है इसके बाद ये 5 साल मान लिया जाता है। तो ये हो गया। एक और चीज, अगर 4 साल 6 महीना ही इसने काम किया है तो इसको 5 साल नहीं माना जाएगा, इसको सिर्फ 4 साल ही माना जाएगा, उसको 4 साल 6 महीने नहीं माना जाएगा। 6 महीने तक पहले वाला मान लेते हैं, जो पहले वाला फुल ईयर होता है, और 6 महीने के बाद वाला अगला फुल ईयर मान लिया जाता है। तो ये हो गया। अब जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जब जाता है तो इसका कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं, बेसिक पे मतलब लास्ट बेसिक पे। लास्ट बेसिक पे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, वही 15 दिन की सैलरी हर महीने वाली, और मल्टीप्लाई करते हैं कितने साल काम किया है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स और डिवाइड बाय 26,
ये वही 26 दिन। इस हिसाब से हम ग्रेच्युटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अगर आप यहां तक हमारा वीडियो देख चुके हैं, इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है। जब अच्छा लग रहा है इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। अब सैलरी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने कुछ पहले से बना रखा है, तो ये है। इसको हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है XYZ, उसका डेजिग्नेशन है क्लर्क। कोई भी डेजिग्नेशन हो उससे कुछ अभी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ये जो स्टैंडर्ड ये स्ट्रक्चर है इसी तरह से बनाते हैं तो ज्यादा समझ में आती है बात। अब देखिए, अब ये लिखा जाता है कि लोकेशन क्या है उसका, मेट्रो या नॉन मेट्रो। जैसा कि मैंने बताया है, स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, मेट्रो का मतलब होता है ये मेट्रो। अगर लोकेशन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई है तब तो मेट्रो है, और इसके अलावा और कोई भी सिटी है तो वो नॉन मेट्रो होता है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, ये डेट अपना दिखा देते हैं, कब से ज्वाइन किया है उसने, या कब से इंक्रीमेंट हुआ है, अप्रेजल कब से हुआ है, ये वो डेट होता है। ये थे इफेक्टिव फ्रॉम। और तीसरी चीज होती है अप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड अप्लीकेबल है कि नहीं, और अगर है तो ये क्या वॉलंटरी है या कंपल्सरी है। मतलब वॉलंटरी किस केस में होता है, और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड उस केस में होता है जब किसी की एम्प्लॉय की सैलरी, बेसिक सैलरी 15,000 या उससे नीचे होता है, तो कंपल्सरी तौर पर यहां उसका PF कटना चाहिए और वो जमा होना चाहिए। कितना? 12% करना चाहिए उसके बेसिक पे से, और 12% ही एम्प्लॉयर को भी जमा करना चाहिए। और इसके बाद अगर बेसिक सैलरी 15,000 या उससे ऊपर है तो जरूरी नहीं है कि उसका जरूरी नहीं है कि उसका PF कटे ही। ये इच्छा के ऊपर है, अगर वो कटवाना चाहे तो कटवा सकता है, नहीं कटवाना चाहे तो नहीं कटवा सकता है। ठीक। एक और चीज होता है, अगर कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट अगर चाहे तो PF काटे, चाहे तो न काटे, ये भी हो सकता है। अब चलते हैं, किसे ग्रॉस पे है। एक और चीज ये होता है कि जो बेसिक पे होता है, ये मैंने बताया था आपको शुरू में, ये ग्रॉस सैलरी के मिनिमम कम से कम 50% तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं। गवर्नमेंट का रूल है। तो अभी ग्रॉस, चलिए मान लीजिए कि हम 1 लाख रुपए करते हैं, ये हुआ। तो हम यहां मान के चलते हैं कि 51,000 इसकी सैलरी है, 50,000 से ऊपर हो गया। और दूसरा हमने क्या सिलेक्ट किया था, एक मिनट, आप कैलकुलेट भी करते थे साथ में। ये
ग्रॉस सैलरी हो गई, इसका कम से कम 50% बेसिक होना चाहिए, तो हमने 51% ले रखा है। ये हो गया 51,000। अब ये मेट्रो है, मेट्रो सिटी में रह रहा है। मेट्रो में कितना हमने बताया था? 50%। बेसिक सैलरी का 50% ये मेट्रो सिटी में रहने वाले एम्प्लॉय का एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है। मतलब ये जो बेसिक आया है इसका 50%, ये 25,500 हुआ। लेकिन अगर ये नॉन मेट्रो में होता तो क्या होता? यहाँ 50 के जगह 40% होता, 40% ये होता। लेकिन हमने अभी सेलेक्ट किया है मेट्रो, तो इसलिए जो है इसका हम 50% कर देते हैं। अब एक होता है इसमें स्पेशल अलाउंस, जैसे कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कन्वेंस अलाउंस भी देता है, लेकिन एक लिमिटेड। अगर कन्वेंस अलाउंस 1600 रुपए प्रति माह से अधिक देता है तो वो टैक्सेबल में चला जाता है। ज्यादा से ज्यादा कन्वेंस अगर दिखाना चाहें तो 1600 रुपए दिखा सकते हैं। तो यहां हम कन्वेंस न दिखा के जितने तरह के भी अलाउंस हैं उसको हम स्पेशल में डाल देते हैं, या सप्लीमेंट्री अलाउंस भी इसको कहते हैं। सप्लीमेंट्री अलाउंस, स्पेशल सप्लीमेंट्री अलाउंस। ये हुआ। ये क्या होता है कि जो ग्रॉस सैलरी होती है, ग्रॉस कितना था? 1 लाख। ग्रॉस सैलरी में से बेसिक सैलरी और एचआरए सैलरी घटा के, बेसिक सैलरी और एचआरए घटाने के बाद जो भी अमाउंट आता है इसको हम स्पेशल अलाउंस या सप्लीमेंट्री अलाउंस में रख देते हैं। तो ये हुआ। और अब इसके बाद जैसा कि पहले बताया गया था कि 15,000 से ज्यादा बेसिक सैलरी नहीं कंसीडर किया जाता पीएफ में 15,000 से ज्यादा बेसिक सैलरी कंसीडर नहीं किया जाता। तो इस 15,000 का 12% जो एम्प्लॉयर जमा करता है, देखिए अभी 1 मिनट, हम साथ के साथ ही ये भी निकालते चलते हैं कि ये मंथली आप कहोगे, मंथली, और ये सीटीसी हो गया, यानी जो एनुअल होता है। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 12, इसको भी करेंगे। ये हो गया। आप जब ध्यान से देखेंगे कभी आपने आईटीआर फाइल किया हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हो, तो इसमें जो इनकम टैक्स काउंट होता है, इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, वो इसी ग्राफ के ऊपर होता है। सीटीसी का जो ग्राफ होता है, एनुअल का जो ग्राफ होता है, इसी पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो ये आपका जो है ग्राफ सैलरी हो गया, और ये आपका ग्राफ सीटीसी हो गया। अब
अब हम देखते हैं कि जो पीएफ मैक्सिमम 15,000 का बेसिक दिखाते हैं, इसका 12% एम्प्लॉयर देता है, ये हुआ 1800। लेकिन जब हम सीटीसी की बात करते हैं तो ये पूरे 1 साल का होता है, 21,600 तक। ये कहीं भी आप देखेंगे 21,600 सभी कंपनियां देती हैं। अब ईएसआईसी, मैंने एक चीज बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ईएसआईसी सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है जिसकी ग्रॉस सैलरी 21,000 या उसके नीचे होता है। तो यहाँ ये लिमिट पार कर गया है, मतलब ये इस कैटेगरी में नहीं आता, ये हो गया। और ग्रेचुटी का मैंने एक फार्मूला जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वो क्या था, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय, याद करिए, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 15 डेज और डिवाइड बाय 26 डेज। ये 15 दिन की सैलरी मिलती है, 1 साल का काउंट होता है, 1 साल का कैलकुलेट होता है क्या, ग्रेचुटी। 1 साल का ग्रेचुटी यानी 15 दिन की सैलरी मिलती है, और मिलती नहीं है, ऐसे इकट्ठा होता रहता है। और ये 26 दिन कंसीडर किया जाता है 1 महीने में, क्योंकि 4 रविवार को निकाल देते हैं, 4 संडे को नहीं कंसीडर करते हैं, इसलिए 26 दिन होता है। तो ये फार्मूला से ये देखिए, ये हुआ 29,423 रुपए। अब एक और एलिमेंट है इसमें, हेल्थ इंश्योरेंस। जरूरी नहीं है कि, वैसे तो एम्प्लॉय की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर चाहे तो किस तरह से स्कीम लेता है इसका कोई फिक्स नहीं है। इसमें जैसे लिखा गया 4554, जरूरी नहीं कितना हो सकता है, वो 10,000 भी हो। तो ये यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो भी बना, ये होता है सीटीसी, जो कि एक मिनट है, यहां से लेके यहां तक हम जोड़ लेते हैं। ये आपको बना 12,61,023 रुपए का सीटीसी। तो इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जितना मिला है इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो उतना हर महीने की सैलरी होगी, नहीं। उसमें ग्रेचुटी और मेडिकल और एक पीएफ का तो है, ये भी है पीएफ का भी। अब देखिए, ये तो आपको ग्राफ मिला, इसके बाद आपका पीएफ भी कटेगा, मतलब वो जो आपका 12% होगा, 12% जो होगा वो इसी में से तो कटेगा, आपके 1 लाख में से। तो कितना हो गया, उसमें से मान लीजिए कि 1,800 रुपए। 1,800 कैसे आए वो भी बता दे रहा हूं। 15,000 बेसिक को कंसीडर करते हैं, बेसिक पे 15,000, उसके बाद इसका 12%, कितना हो गया, ये 1,800 रुपये हो गया। ईएसआई है नहीं क्योंकि ये 21,000 से ऊपर की सैलरी है। और इसके बाद अब रह गया इनकम टैक्स, मतलब ये कि ये आपका हो गया ग्रॉस सैलरी, नहीं, एक मिनट, ये ग्रॉस सैलरी में से इतना ये कट जाएगा, तो आपको 1 लाख पूरा नहीं मिलेगा, 98,200 मिलेगा। और अगर कोई इनकम टैक्स वगैरह है
तो मान लीजिए कि आपका 30,000 इनकम टैक्स कट जा रहा है। ये सिर्फ मान लीजिए, इतना है नहीं, ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। तो इसमें से इतना टीडीएस अगर कट गया तो ये आपको 68,200 68,200 यही मिलेगा आपको। तो इस तरह से इस सैलरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में सब आ गया होगा, और मिलते हैं, अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।